चलिए हम लोग देखते हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस जो होता है उसमें पीटी और मेंस होता है। तो मेंस के लिए मेंस में 25 क्वेश्चन साइंस और 25 क्वेश्चन एसएसटी का भी रहता है। तो वही 25 क्वेश्चन साइंस और 25 क्वेश्चन एसएसटी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, जो है कि चंद्र ग्रहण में यानी चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है। जब पृथ्वी कहाँ आएगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगा। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगा तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इसका पहला आंसर सही हो जाता है, पहला आंसर सही हो जाता है। देखिए इसी तरह अगर कहेगा सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसका हम एक ट्रिक भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए चंद्र ग्रहण है तो इसको हम चप लिख देते हैं। चप यानी चप मतलब क्या, जो पृथ्वी जो है ये बीच में आ जाएगा। पृथ्वी क्या होगा, बीच में आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका चंद्र ग्रहण। इसी तरह कहेगा सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में एक ट्रिक याद रखिए, सच में इसमें क्या होगा कि चंद्रमा बीच में आ जाएगा। चंद्रमा बीच में आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि चंद्रमा बीच में आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। सच यानी सूर्य ग्रहण या जहाँ भी दिखे तो आप सच दिमाग में लाइए। सच मतलब मतलब सूर्य ग्रहण और मतलब चंद्रमा, यानी सूर्य ग्रहण में चंद्रमा होगा बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा। चप मतलब होगा कि पृथ्वी, प मतलब पृथ्वी और च मतलब चंद्र ग्रहण। च मतलब चंद्र ग्रहण, प मतलब पृथ्वी, यानी चप हो गया क्या, चंद्र ग्रहण के लिए। ये याद रहेगा, चप और सच। इसमें क्या होगा, पृथ्वी बीच में रहेगा। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में रहेगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या रहेगा, पृथ्वी रहेगा। अब देखिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर ए हो गया। अब अगला देखते हैं कि अनाज के परिरक्षण के लिए कौन सी घटना उपयुक्त है। देखिए अनाज के परिरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उच्च तापमान भी जरूरी नहीं है। हवादार जगह रहेगा तो अनाज खराब हो जाएगा, अधिक नमी रहेगा तो उसमें फफूंदी होने लगेगा। तो अनाज के परिरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा हवा रहित वातावरण सबसे उपयुक्त होगा। क्योंकि देखिए हवा में क्या होता है, जो नमी रहता है और ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन रहेगा तो अनाज को ऑक्सीकृत कर देगा, जिससे अनाज का रंग बदल जाएगा। और नमी रहेगा जिससे उसका स्वाद खराब, उसका जो है उस पर फफूंदी हो जाएगा, बैक्टीरिया का विकास हो जाएगा। और ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिससे उसका रंग भी बदल जाएगा, स्वाद भी खराब हो जाएगा। तो ये हवा नहीं रहना चाहिए, यानी हवा रहित होना चाहिए वातावरण, तब अनाज जो है एकदम परिरक्षित यानी सुरक्षित रहेगा। अब अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखते हैं कि मानस अभ्यारण्य कहाँ है। मानस अभ्यारण्य देखिए तो मानस अभ्यारण्य आपको असम में, मानस अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। देखिए बिहार में पूछे तो बिहार में वाल्मीकि है, और यहाँ गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन मानस कहाँ है, असम में। ये एक सींग वाले गैंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसको जो है 1954 में स्थापित किया गया। कब किया गया, तो 1954 में स्थापित किया गया। इसको 1954 में इसको स्थापित किया गया। और
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा प्रोजीव गण यानी प्रोटोआ जनित बीमारी कौन है इसमें। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी इसमें से कौन है, निम्न में से कौन। इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है ना रोगजनक यानी विषाणु या इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा है जो वायरस से होने वाली है, और ये जब आदमी कोई संक्रमित रहेगा, छूकेगा, खांसी होगा, तो उसके बगल में कोई भी रहेगा दूसरा आदमी, तो उसमें श्वास के माध्यम से फैल जाता है। इसमें प्रोटोआ जनित रोग मलेरिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मलेरिया। डेंगू तो मच्छरों को काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छरों को काटने से। टाइफाइड होता है दूषित जल के पीने से, दूषित जल या भोजन के ग्रहण करने से। इसमें प्रोटोआ से होने वाली बीमारी हो जाएगा कौन? तो आपको मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा बीमारी का रोगजनक कौन है? तो इन्फ्लुएंजा का देखिए ये भी थोड़ा जस्ट बोले थे, इन्फ्लुएंजा है विषाणु से होने वाली बीमारी। ये किससे होने वाली बीमारी है? विषाणु से होने वाली बीमारी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितना रहता है? 60% अधिक रहता है। सबसे अधिक भाग में जल ही रहता है। कितना? पूरे वजन का 60%। इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण मशीन नहीं है? इसमें देखिए मोटर पंप नहीं है साधारण मशीन। सिंपल मशीन में आपको सिलाई मशीन, पुल्ली, स्क्रू ये सब क्या आ जाता है? सिंपल मशीन यानी साधारण मशीन। लेकिन मोटर पंप एक साधारण मशीन नहीं है। जैसे सिलाई मशीन हो गया, पुल्ली हो गया, स्क्रू, ये सभी साधारण मशीन है। मोटर पंप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं? जल स्थानांतरण के लिए, यानी जल को एक जगह से दूसरी जगह मोटर पंप के द्वारा या सिंचाई के काम में भी यूज करते हैं। तो इसमें आपका सिंपल मशीन का उदाहरण नहीं है, तो मोटर पंप नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? यानी पत्तियों के द्वारा उसमें कायिक प्रवर्धन होगा। तो देखिए गुलाब का टहनी अगर काट देते हैं तो क्या होता है कि वो दूसरी जगह उसको फिर से टहनी काट के अगर लगा दिया जाए तो फिर वहाँ से उसका पौधे का विकास हो जाता है। और इसमें है कायिक प्रवर्धन पत्ती द्वारा हो जाएगा। तो पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन इसमें पत्थर चट्टा में होगा। किसमें होगा? पत्थर चट्टा में जो है ना, ये पत्थर चट्टा एक ऐसा पौधा है कि जो पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन के लिए जाना जाता है। पत्थर चट्टा की पत्तियों के किनार पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं जिन्हें प्रजनन कलिकाएं कहा जाता है। जब ये प्रजनन कलिकाएं परिपक्व हो जाती है तो वो गिर जाती है और मिट्टी में जड़ें जमा कर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो उसके पत्तों पर छोटे छोटे कलिकाएं होती है। जब ये प्रजनन कलिकाएं परिपक्व हो जाती है तो नीचे गिर जाती है। तो गिरने के बाद क्या होगा? जमीन में अपना जड़ बना लेगा, फिर से नया पौधा हो जाता है। तो इसमें पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होगा? पत्थर चट्टा में। अब है नागफनी का कांटा किसका रूपांतरण है? नागफनी जो कांटा रहता है उस किसका रूपांतरण है? तो यह जो है ना शाकाहारियों के विरुद्ध पौधों की रक्षा करने के रूप में कार्य करते हैं ये कांटा। और दिन के समय तने से ऊष्मा जो है विकिरण के एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। अधिकांश जीरोफाइट
यानी जीरोफाइट किसको कहेंगे? मरुस्थलीय पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। पौधे में पत्तियों का रूपांतरण कांटे के रूप में होता है ताकि जिससे कि जल उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन की क्रिया मंद पड़ जाती है, ताकि उससे जल की कमी ना हो, वाष्प उत्सर्जन कम हो जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन? नागफनी का कांटा रूपांतरित रूप है, किसका रूपांतरित रूप है? तो पत्ती का, तो पत्ती का हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है से देखिए मैंने, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। देखिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं। प्रोटीन क्या करता है? बहुत ये वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? दाल माना जाता है। 100 ग्राम अगर दाल में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम दाल में, तो दाल सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाएगा? दाल माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दाल। आंसर क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। इसका आंसर दाल हो जाएगा। अब अगला देखते हैं कि जानवर शोषण के क्रम में कौन सी गैस ग्रहण करता है? तो जीव जंतु शोषण के क्रम में कौन सी गैस ग्रहण कर रहा होगा? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। किस पौधे को रूपांतरित जड़ सब्जी के रूप में खाई जाती है? रूपांतरित जड़ें जो है सब्जी के रूप में खाई जाती है, तो इसका हो जाएगा क्या? इसका देखिए सर, जड़ किसका खाया जाता है? ये मूली का हो जाएगा, मूली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूली हो जाएगा। अब है कि निम्नलिखित में से मांसाहारी जंतु कौन है? इसमें देखिए मेढक, हाथी, छिपकली। तो मांसाहारी जंतु में कौन हो जाएगा? आपको छिपकली भी हो जाएगा, मेढक भी हो जाएगा। मेढक भी कीड़ा मकोड़ा खा लेता है, छिपकली भी खाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। जलमग्न जलीय पौधे में अच्छी तरह से विकसित रहते हैं। जलमग्न जलीय पौधे में अच्छी तरह से विकसित रहते हैं, क्या रहते हैं? वायु रिक्त स्थान, वायु रिक्त स्थान इसमें रहता है। अच्छी तरह से विकसित रहेगा, क्या रहेगा? अच्छी तरह से विकसित वायु रिक्त स्थान, वायु रिक्त स्थान रहता है। अब ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में। यह भारत का सबसे प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा संस्थान है। इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। इसका आंसर कौन हो जाएगा? बेंगलोर। इसका आंसर बेंगलोर हो जाएगा। सर्वव्यापी रक्तदाता, रक्तदाता किसको कहेंगे? सर्वव्यापी, तो ओ हो जाता है सर्वव्यापी रक्तदाता समूह, और ए भी हो जाता है सर्वग्राही, ए भी सर्वग्राही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मानव के शरीर का तापमान कितना रहता है? सामान्यतः मानव शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन देखिए, जो मिल जाए, पूर्ण रूप से मिल जाए तो उसको क्या कहेगा? फिर से मिल जाएगा, पुनः प्राप्त किया जाएगा, तो उसको भौतिक परिवर्तन है। जो पूर्ण रूप से पुनः नहीं मिल पाएगा तो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर वाष्प से हम जल प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन दूसरा बी ऑप्शन है कि दूध का दही में परिवर्तन। अगर दूध से दही बन जाता है तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते, तो रासायनिक परिवर्तन आपको यही हो जाएगा। दूध, सॉरी बी नंबर, बी ऑप्शन नंबर बी, यही है रासायनिक परिवर्तन। जल का बर्फ में, तो बर्फ से फिर से जल प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर कौन होगा? रासायनिक परिवर्तन दूध से दही में परिवर्तन।
अब अगला क्वेश्चन है, 1 टन लोहा एवं 1 टन लोहा एवं 1 टन रुई में ज़्यादा भारी कौन होगा? ज़्यादा भारी कौन होगा? तो देखिए 1 टन लोहा और 1 टन रुई का वजन समान होगा, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान जो है 1000 किलोग्राम होगा। 1 टन में क्या होता है? 1000 किलोग्राम। 1 टन में क्या होता है? 1000 किलोग्राम। तो 1 टन लोहा भी है, 1 टन रुई भी है, वजन तो दोनों का समान है, तो द्रव्यमान क्या होगा? दोनों का समान होगा। तो लेकिन क्या होगा कि 1 टन लोहा जो है 1 टन रुई के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। एकदम सिंपल बात है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? बंद परिपथ। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कैसा परिपथ होना चाहिए? बंद परिपथ होना चाहिए। क्या कि बंद परिपथ में क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कोई भी अवरोध नहीं होता है। इसमें विद्युत धारा जो है विद्युत धारा स्रोत, तार और विद्युत उपकरणों के से होकर बहती है। अब खुला परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बंद परिपथ में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किस प्रदूषण के कारण पीलिया रोग होता है? पीलिया रोग। पीलिया रोग किसके कारण? पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, यह दूषित जल के कारण होता है। किससे होता है? दूषित जल के कारण। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, दूषित जल। दूषित जल। अब घरेलू कचरा एक अच्छा स्रोत है। घरेलू कचरा से क्या होता है कि घरेलू कचरा से जो है ना एक जैविक खाद के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज किस में करेंगे? जैविक खाद के रूप में। ऊष्मा की इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई सेल्सियस और ऊष्मा की इकाई सेल्सियस और केल्विन। सेल्सियस और केल्विन दोनों होगा। सेल्सियस और केल्विन दोनों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर रेल पथ की पटरियों में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होगा? तापमान बढ़ाएंगे तो फैलेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तापमान कोई भी चीज़ में बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि फैलता है बस। तो क्या होगा? फैलेगा। इसका आंसर ये है। निम्नलिखित यह है 65 नंबर क्वेश्चन। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन सी है, जो कि गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। गर्म होने पर ये विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कच्चे फल और सब्जियों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप देखिए साइंस का क्वेश्चन लिख लिया। आप देखते हैं एसएसटी का क्वेश्चन। एसएसटी में पहला क्वेश्चन है आपका, जो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी। 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी ने जो किया था। ये 3 कठिया पद्धति के लिए हुआ था, जो इसमें ये 20 कट्ठा में जो है ना 3 कट्ठा पर नील उत्पन्न आवश्यकता, उसी के विरोध में ये किया गया था चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण से। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किस ब्रह्म समाज के कब स्थापना हुआ ब्रह्म समाज का? तो 1928 में। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? 1928 में हुआ। ब्रह्म समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कट्टरपंथियों को दूर करना। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय और महिलाओं की रक्षा और स्वतंत्रता पर क्या किया था? जोर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ब्रह्म समाज। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या होता है? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त वंश, इसका जो क्या पूछ रहा है, जो शासन काल कब से कब तक था?
चार ऑप्शन है 298 से 273 ईसा पूर्व, 324 से 299 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर यही होगा बी, 324 से 299 ईसा पूर्व, 324 से 299 ईसा पूर्व। मैसूर का टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है ये टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर के रूप से जाना जाता है। वे मैसूर के शासक थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई युद्ध लड़ा था। टीपू सुल्तान एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था, जिसने कई नई सैन्य तकनीकों का आविष्कार किया था, जिसमें था लकड़ी से बने रॉकेट। रॉकेट भी लकड़ी से सबसे पहले रॉकेट भी बनाया था। कौन? टीपू सुल्तान लकड़ी से ही रॉकेट बना दिया था, इसलिए इसको मैसूर का टाइगर किसे बोला था? टीपू सुल्तान। अब चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो देखिएगा, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में कौन कौन थे साथ में उनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख समेत ये सभी थे। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, लेकिन ये नहीं थे। जयप्रकाश नारायण नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। और थे कौन कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह से थे, और नरहरि पारिख थे, और महादेव देसाई, आचार्य कृपलानी भी थे। आचार्य कृपलानी, ब्रजकिशोर ये सभी थे गांधी जी के साथ। अब है कि अगला क्वेश्चन 71 नंबर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन? दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नेरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। वह एक भारतीय राजनीतिक, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में, 1885 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महाभारत लिखी गई थी। महाभारत किसके द्वारा लिखा? महाभारत लिखा गया था किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। महाभारत इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी, वेद व्यास के द्वारा। इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व में भारत आया था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्ष रहा था। इंडिका मेगास्थनीज ने भारत के बारे में अपने अनुभवों का वर्णन किया था। किस में? इंडिका में भारत के बारे में, भारत में वो अपना अनुभव जो है ना वही उसी बात को लिखा है इंडिका में। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तमिल थी। पल्लवों की राजभाषा तमिल थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा किया। यह दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय था। दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय है नालंदा, बिहार में। यह विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ दुनिया भर के छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का एक विशेष संग्रह था। पुस्तकालयों का एक क्या था? विशाल संग्रह था, जिसमें लाखों पुस्तक और पांडुलिपि भी थे। इसका आंसर हो जाता है कुमारगुप्त ने किया था। दो नदियों के मिलन को क्या कहते हैं? दो नदियों के मिलन को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। दो नदियों के मिलन को क्या कहते हैं? संगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है कि पहाड़ी का सार्वभौमिक रूप से विकसित रंग क्या है? पहाड़ का। अच्छा, पहाड़ का सार्वभौमिक रूप से विकसित, पहाड़ तो भूरा रंग का होगा। कैसा होगा? पहाड़
भूरा होता है। पहाड़ कैसा होगा? भूरा। पहाड़ भूरा होता है। नीले रंग से जल निकाय को दर्शाया जाएगा, जैसे नदी, झील, समुद्र। पीले रंग से पठार को, हरे रंग से मैदानी भाग को। हरे रंग से मैदानी भाग, पीले रंग से पठार और नीले रंग से जल। नीले रंग जल के, नीले रंग से किसको दर्शाया जाता है? जल को, जल स्रोत को। और पीले रंग से किसको? पठार से। और भूरे रंग को पहाड़ से। भूरे रंग पहाड़ी और हरे रंग मैदानी। मैदान में हरा भरा रहता है, तो इसलिए हरे रंग का मैदानी। थार मरुस्थल में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को बरखान कहा जाता है। बरखान जो है ना, रेत के टीले होते हैं जो हवा द्वारा बनाता है। ये हवा द्वारा विकसित स्थलाकृति है बरखान। यह बालू वाला क्षेत्र में ये होगा, बालुओं का बना रहता है। इसका आंसर हो जाएगा बरखान। अब 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े कृत्रिम सागर पतन का नाम क्या है? सबसे बड़े कृत्रिम सागर, कृत्रिम सागर इसमें कौन जगह? तूतीकोरिन भारत का एक कृत्रिम सागर पतन है। यह चेन्नई के निकट स्थित है। कहाँ है? चेन्नई। तो यह हो जाएगा चेन्नई, तूतीकोरिन। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई। मुंबई हो जाएगा 7। मुंबई में टिक करना है, ए नंबर से मुंबई। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का नाम धारण करती है? किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का? देवप्रयाग। कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और गंगा का, तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? वन को जिसमें दर्शाया जाएगा उस मानचित्र को क्या कहते हैं? विषयगत मानचित्र। उसको क्या कहेंगे? विषयगत मानचित्र। इसमें क्या क्या रहता है? रोड मैप रहेगा, बारिश के नक्शे रहेगा, जंगलों के वितरण के नक्शे रहेगा, जंगल के वितरण के नक्शे, उद्योग को दर्शाने वाले नक्शे, ये सब विषयगत मानचित्र कहलाते हैं। कौन मानचित्र है? विषयगत मानचित्र। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यह राज्य आपको उत्तर प्रदेश। भारत में ये उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अब है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब होता है? तो 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई। भारत के, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय गान कौन रखे थे? राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। आसान क्वेश्चन है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। 1911 में लिखा गया था। किसके द्वारा? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और जन गण मन को जो है ना 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये किसके द्वारा? जन गण मन 1911 में लिखा गया था। 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? भारत का विरासत पशु कहा जाएगा हाथी को। 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया था। 2010 में घोषित किया गया था। किसको? हाथी को विरासत पशु के रूप में, हाथी को। इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस तो 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस हर साल मनाया जाता है। यह जो है ना,
यह दिन 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग प्रांत बनाने की स्मृति में मनाया जाता है। यह इस दिन जो है ना बिहार में सार्वजनिक अवकाश होता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से फिर उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार दिवस 22 मार्च को। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राजकीय पशु? बिहार का राजकीय पशु गौरैया। बिहार का राजकीय पशु गौरैया। ये गौरैया जो होता है ना, एक छोटी घरेलू चिड़िया है। अभी वर्तमान में इसका अस्तित्व एक बहुत खतरे में चल रहा है, गौरैया। बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह भारत छोड़ ये नमक सत्याग्रह सॉरी ये 1930 में चला था ना, 1930 में। तो बिहार में नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और दांडी में जो है ना 5 अप्रैल 1930 तक चला। यह अहिंसक था। अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। तो बिहार में कब चला था? 15 अप्रैल 1930 को। बिहार में 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है SST का। बिहार का कौन सा जिला लीची का सर्वाधिक? लीची तब को यहाँ मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है। लीची के लिए सबसे फेमस है मुजफ्फरपुर। तो टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखे थे। टोटल कितना क्वेश्चन देखे हैं? 50 क्वेश्चन देखे हैं आज। 50 क्वेश्चन देखे हैं। अब कमेंट करके बताइएगा 50 में आप लोग कितना सही कर रहे हैं, सही कर पा रहे हैं। 50 में कितना सही कर पा रहे हैं। देखो 50 में 50 भी हो रहा है या 30 और 35 के बीच में है। 35 और 40 के बीच में है। तो आपका बेहतर तैयारी है SST और साइंस का। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन है नेक्स्ट सीरीज इसका लेकर आएंगे कल फिर से अगले नए सेट कर उसमें SST और साइंस रहेगा जिसमें।